सो वेलकम बैक टू अगेन टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द थर्ड लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले से ही, वो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो एक्चुअली में हम लोग सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे हम लोग व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, क्या होती है, बहुत बेसिक्स में हम गए थे कि लाइट दो नेचर क्यों बिहेव करती है, उसका रीज़न क्या है। इंट्रोडक्शन जानने के बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आ गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम आ गए थे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग वो भी पढ़ लिए हैं वेवलेंथ के साथ कैसे, और इंटेंसिटी वेवलेंथ, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे हमारा फोटो सेल्स कैसे डिवाइड करते, कैसे काम करते हैं, वो सब हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आती है फोटो सेल्स एंड रेडिएशन फोर्स। फोटो सेल्स और रेडिएशन प्रेशर से एक्सर्ट होने वाले फोर्स का टॉपिक, रेडिएशन प्रेशर जिससे फोर्स होती है। तो ये वाला पार्ट जो स्पेसिफिकली है ये जेई एडवांस के लिए, जो कि हम बाद में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली वाइप आउट करने वाले हैं। तो अगेन हम पॉइंट में आते हैं। तो मैंने आपको बोला था डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो एक्चुअली हम क्लियर क्या कर रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जब हम लोग, मैंने बोला था लाइट दो नेचर के शो करती है, मैंने आपको बताया था एक वेव नेचर भी है और एक पार्टिकल नेचर भी है। तो एग्जैक्टली है क्या वो, एग्जैक्टली शो क्या करना चाहती है, अपना आपको दिखाना क्या चाहती है, ये वाला कंफ्यूजन अब तब भी रही होगी और अभी भी रही होगी। असल में क्वांटम लेवल पे होती क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। क्वांटम लेवल पे हर चीज़ अपना स्टेबिलिटी के साथ कुछ चीज़ बिहेव नहीं कर पाती है। होती क्या है, हम जानते हैं हर एक चीज़ एटम से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मान लेते हैं कुछ n नंबर ऑफ प्रोटॉन से बने और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बने, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों ओर घूमती है हमारी प्यारी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमती है। अब एक बात बताओ, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ये एनर्जी भी रेडिएट कर रही है, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, कहाँ हो रही है, मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रखी है। तो इसे क्लियर करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखते हैं। अब जब हम इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखने की कोशिश की, हम मेजरमेंट किए, तो पता चला ये ऐसे वेव की तरह चलना स्टार्ट कर दिया, ये ऐसे वेव की तरह चलना स्टार्ट कर दिया। अब इसे हुआ क्या, हमारा नजरिया बदल गया। अब हम जब इसे देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। सेम चीज, मास बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, मेरे को भी नहीं हो रही अभी भी। वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस वेव नेचर से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते घूमते क्या कर रहा है, वेव की तरफ फॉर्म कर रहा है। एट द एंड हमारे हर एक चीज जो होती है वो वेव से ही बनी होती है। जैसे मैं पहले ही बोल के रखा था, वेव्स एवरीथिंग है हमारे पास। बहुत सारे हम लोग बोलते हैं यार वेव से हम लोग ये बना है, वेव से सब कुछ वेव से है। टू बी हॉनेस्ट एवरीथिंग इज वेव्स, बस उसे देखने का नजरिया आना चाहिए बस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p है। अब हम जानते हैं मोमेंटम को हम लोग mv लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, लिख सकते हैं। इसमें इंसर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होगा, इक्वेशन याद रखेंगे, क्योंकि जेई नीट सीबीएसई हर जगह पर हमारा थ्योरी तो इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितना हम क्वेश्चंस करते हैं उतना ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट होती है। ये हो गया हमारा दूसरा। अब एक बात बताओ, हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं
वो होती है पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 2m/kg। ये एक रिलेशन होती है, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं पी स्क्वायर हटा के पी कर देता हूँ, पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m/kg। ये इक्वेशन मैं फिर इस पर पुट कर रहा हूँ, क्या बना दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/kg। ठीक है, यहाँ तक फिर भी ठीक है। एक और फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ चुका है। इस बार हमारे पास आती है अब 2m/kg काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम q इंटू वी भी लिख सकते हैं, q इंटू वी भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। अब ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इधर पुट करते हैं, ये क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m/kg। यहाँ में एक चीज नजर आ रही है, लैम्डा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p के साथ, लैम्डा यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी मतलब मोमेंटम के साथ। अगर मास तो कांस्टेंट रहती है हमारी, जितने सारे हमारे पास एटम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो भी होते हैं हमारे पास वो सब तो कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ ये है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं लैम्डा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन अंडर रूट के साथ है, और यहाँ पे भी लैम्डा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चार्ज और वोल्टेज की। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये v हमारा वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा वेरिएंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये सारे फॉर्मूला से हमें जो अभी याद रखने पड़ेंगे। इसके साथ कुछ एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलास आता है जो बहुत ज़्यादा रेयरली पूछा जाता है कहीं कहीं पे ही, वो मैं आप सबको बताने जाऊँगा। वो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू, वो सिर्फ किसमें, इलेक्ट्रॉन में जब हम लोग निकालते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन अंडर रूट ऑफ v इन वोल्ट्स, मतलब v में वोल्ट्स में हम लोग लिखते हैं, वोल्ट्स में हम लोग लिखते हैं, ओके, वोल्ट्स में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और 150 अपॉन रूट ऑफ वोल्ट्स, ये कब यूज करना है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम लोग एसोसिएटेड कर रहे हैं, समझे सब कोई। इसके बाद एक और फॉर्मूला होती है, वो हो जाती है गैस मॉलिक्यूल के लिए। अब गैस मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 3m/kT। ये हम k और t जो है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ये और 5-6 फॉर्मूला याद करना मोर देन सफिशिएंट है। ओनली दीज 4 फॉर्मूलाज आर मोर देन सफिशिएंट, ओके, यहाँ तक क्लियर। ये सब हमारा होने के बाद हम लोग जाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है, ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़्यादा कोशिश करता है, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्यों कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, अब एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्रोटॉन का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम एक मशीन बना के रखे, एक टेलीस्कोप नहीं, टेलीस्कोप थोड़ी होती है, माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे। जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब मैं इसका पोजीशन निकालने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पोजीशन नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन बता नहीं पा रहा हूँ। यहाँ हो क्या रही है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको पोजीशन एक बार देखता हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है। मैं एकदम दूरबीन से देखना शुरू किया, अरे हाँ ये तो इधर है। लेकिन जब मैं वेलोसिटी प्रिडिक्ट करने की बात आई तो वेलोसिटी में प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। मैं ये चीज ऑब्जर्व किया जब मैं एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस में कुछ बहुत सारे, देखो फिजिक्स में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होती है, उसके हिसाब से फॉर्मूला आती है। इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिलता है, उस फॉर्मूला को ही हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ है क्या, वो है डेल्टा, वो आने के बाद बताता हूँ, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई
विच इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूं पोजीशन, तो यहाँ पे मोमेंटम कॉम्प्रोमाइज होता है। मतलब मैं कोई भी चीज को 100% एक्यूरेसी के साथ पकड़ नहीं सकता। इनफैक्ट मैं इस 2 पॉइंट ऑफ मेरा व्हाइट बोर्ड को मैं एग्जैक्ट लेंथ बता नहीं सकता, क्योंकि होगा वो हो सकता है वो 7 मीटर पॉइंट 7.23747372727 ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाए, लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली इसका लेंथ क्या है। इन सिमिलर मैनर मैं ये नहीं बता पाऊंगा इसका एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या है, इसका पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। जिस दिन मैं इसका वेलोसिटी एग्जैक्टली पोजीशन को निकालने की कोशिश की और मैं निकाल भी लिया, तो मैं वेलोसिटी नहीं निकाल पाऊंगा, वो पूरा 0% एक्यूरेसी के साथ होगा। यही बताती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही नहीं, हम कोई भी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं, हमारे पास ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसे 100% एक्यूरेसी के साथ कभी नहीं से पकड़ सकते, क्योंकि हम एक बेसिस लेते हैं। अगर मैं इसे 1 मीटर मान लूँ, ऐसा मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँ, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ऐसे करते 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 मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैं 2 चीज़ों का हेल्प लेता हूँ, तब जाके मैं कोई चीज़ को एक्चुअल में उसका मतलब जान पाता हूँ। सिमिलरली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, वो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को मैं पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा कॉम्प्रोमाइज हो रही है मोमेंटम। तो मोमेंटम को फिर वापस हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होती है ना हमारे पास, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास थोड़ी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये एग्जैक्टली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फटीग प्रॉपर्टी है। मैं कोशिश ये किया था कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी मैं ख़त्म कर सकूं, क्योंकि जितना जल्दी ख़त्म हो सकती है तभी हमारे साथ क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस मिलने को मिलती है। तो अभी तो बाकी के 2 टॉपिक्स जो रह गए हमारे पास, जो 2 टॉपिक हमारे पास जो रह गए अभी हमारे पास अभी जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो 2 टॉपिक्स है हमारे पास फोटोसेल्स, और दूसरा हमारे पास है रेडिएशन प्रेशर। ये हम लोग आने वाले क्लासेस में, एक ही क्लास की बात है, एक ही क्लास में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब के लिए इतना ही तक पढ़ना है और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है, और यहाँ पे बस हमारे पास बचा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरा थ्योरी ये है, मतलब सबसे पहले तो मैं थ्योरी तो जल्दी जल्दी बता दिया, सारे फॉर्मूलाज बता दिए। अब सारे फॉर्मूलाज, सारे ग्राफ्स और सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये सब तो बता दिए। अब आप सबको क्या करना है, मैं तो नोट्स तो ढंग से नहीं बनाता हूँ, तो आप सबको क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बनानी है। एक फॉर्मूला शीट बनानी है आपको, क्योंकि देखिए फिजिक्स में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारे पास जो एग्जामिनेशन है वो थ्योरी डिमांड नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो थ्योरी समझ लिए और अप्रॉक्सीमेटली होती क्या है, कहानी क्या है। अब सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करेंगे, ऑल फॉर्मूलाज याद करेंगे, फॉर्मूला बुक बनाएंगे। बेकार की थ्योरी नहीं लिखूंगा कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग ये लिखेंगे कि लाइट इज शोइंग ड्यूअल नेचर बिकॉज इतना ब्ला ब्ला, ये नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला बुक बनाएंगे, फॉर्मूला बुक में हम लोग 2 से 3 पेज के मैक्स में, 2 या 3 मैक्स टू मैक्स हम सारा फॉर्मूलास लिख देंगे इस चैप्टर पे। इतने सारे फॉर्मूलास हैं, गिन चुन के 15 को होंगे मैक्स टू मैक्स। इतने सारे ग्राफ्स के साथ मिला के ये सारे फॉर्मूलास और इम्पॉर्टेंट थिंग्स को आप नोट डाउन कर लोगे, ये हर जगह मिलती है। अब इसके बाद फॉर्मूला बुक देने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। हम एग्जांपल्स करेंगे जेई के लिए जेई, नीट के लिए अलग से, सीयूईटी के लिए अलग से, बोर्ड्स के लिए अलग से। हम इन सब एग्जाम्स को, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को अलग एग्जांपल्स के साथ इन सबको सॉल्व करेंगे। ये सब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल्स के बेसिस में हम लोग करेंगे। एग्जांपल्स करने के बाद जो पहले से ही तो ये भी टेक्स्ट बुक है उसके एग्जांपल्स देख के सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो खुद से सॉल्व करेंगे तो टेक्स्ट बुक के साथ मैच करेंगे कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, लाइन बाय लाइन हर लाइन हम लोग मैच करेंगे। जब हम सारे एग्जांपल्स खत्म कर लेंगे, इस बार हम लोग लास्ट में जाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जो कि
जेई के लिए 100 क्वेश्चन होनी चाहिए मेंस के लिए मिनिमम। एडवांस के लिए तो सारे PYQs ये तो ना सफिशिएंट कुछ नहीं होती है। उसके बाद नीट के लिए 200 300 400 से होना चाहिए, 300 से 400 500 भी पकड़ लो, क्योंकि CUET और बोर्ड्स आपकी मर्जी, आप जितना कर सकते हो करो। इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस करने के बाद जो हमसे हो गए वो तो ठीक है, जो हमसे नहीं हुए वो हम करेंगे एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम लोग ये लिखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने ये गलती की थी, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हम लोग एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको मेथड लिख देंगे। और उस मेथड के बेसिस में हम उसे जब भी रिवाइज करेंगे, हम नोट्स को नहीं रिवाइज करेंगे लेकिन इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। जब हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे हमारा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की टेक्निक बढ़ती जाएगी। तो ये है हमारे पास टोटल मेथड हमारे पास जो बची है एट द एंड। तो हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और एक्स्ट्रा लेक्चर जो होगा वो मिल जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।